So now I will discuss management algorithm for COVID infection. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली जब पेशेंट आपके पास आएगा हाई ग्रेड फीवर माइल्जियस, तो आपने डिटेल में उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स लाजमी पूछने हैं। अगेन एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको पेट डायग्नोसिस नहीं बता सकते, लेकिन सजेस्टिव होते हैं, जबकि फीवर माइल्जियाज हेडेक ये तो सब में होता है लाइक, लेकिन लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ख़ास तौर पे इन कॉन्टेस्ट के अगर रीसेंट कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो कोविड पेशेंट के साथ, पेशेंट ऐसे एरिया में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो कोविड के पेशेंट्स का, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, फिर हमने कहा था रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ सकते हैं कि गले में दर्द हो रही है, ठीक है, सोर थ्रोट हो सकता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, कफ आ सकती है, जीआईटी के सिम्टम्स आ, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री। अगेन हिस्ट्री इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी कि आपको डायग्नोसिस बता सके। एग्जामिनेशन पे आप डिटेल से आपने जो जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, वाइटल्स, क्योंकि वाइटल्स बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगा स्टेज करने के माइल्ड मॉडरेट या स्वेयर डिजीज़ है, जिसमें सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने हैं और रेस्पिरेटरी रेट देखना है, क्योंकि मेनली हमने कहा ARDS का मसला होता है। तो अगर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मौजूद हैं, जिस तरह गर्दन के मसल्स, एसेसरी मसल्स यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट तेज तेज सांस ले रहा है, रेस्पिरेटरी रेट आपका 25-30 के करीब है, सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, तो ये बेसिकली वो पैरामीटर्स हैं जो कि आपको इतना बता देंगे कि पेशेंट मॉडरेट या स्वेयर कैटेगरी का पेशेंट नीड्स एडमिशन। बाकी एडमिशन के बाद आप डिटेल में जब टेस्ट कराओगे तो खुद ब खुद कॉजेज़ सामने आ जाएंगे। तो हिस्ट्री में फीवर एसोसिएटेड सिम्टम्स, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री, वाइटल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखना रेस्पिरेटरी रेट, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पेशेंट फीवर के साथ आता है, कोई आपको प्रॉपर सोर्स नहीं मिल रहा, वेग से सिम्टम्स है, तो हम CBC हर पेशेंट का कराते हैं। तो अगेन अगर CBC से भी आपको लिम्फोपीनिया मिल रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि लिम्फोपीनिया या फिर इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स टू लिम्फोसाइट रेशियो, तो मैंने कहा था कि ये वो चीज़ें हैं जो कि सजेस्ट करती हैं कोविड को। फिर कॉन्टेक्स्ट में अगर आइडली तो रिकमेंडेड था कोविड के दौर में कि आप फिर उसका RT-PCR कराओ, ताकि आप कोविड को डायग्नोस करो और ऐसे पेशेंट को आइसोलेट कर चुको। लेकिन आजकल की दुनिया में और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हम फिर इतना बॉदर नहीं करते। अगर तो माइल्ड डिजीज़ हो, ये कोई साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, सैचुरेशन नॉर्मल है, हीमोडायनामिकली स्टेबल है, तो हम यूजुअली फिर उसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करके घर भेज देते हैं। चेस्ट ऑस्कल्टेशन भी लाजमी करनी है, क्योंकि अक्सर कफ़ और जो है आपको कफ़ के साथ, और जो है अगर प्रोडक्टिव स्पूटम वगैरह आ रही है तो हो सकता है निमोनिया पड़ा, आपको कोर्स क्रैप्ट सुनाई दे रहे हैं चेस्ट ऑस्कल्टेशन पे, तो कोर्स क्रैप्ट का सुनाई देना है। एक्सरे पे प्रॉपर कंसोलिडेशन नज़र आ रही है जो कि निमोनिया को इंडिकेट करती है। तो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, तो एक CBC, एक चेस्ट एक्सरे और एक रियल टाइम PCR हम नहीं कराते जो अगर वाइटली स्टेबल हो, क्योंकि रीज़न ये है कि 7-8 हज़ार का टेस्ट है, तो पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। तो CBC और चेस्ट एक्सरे और जो चेस्ट ऑस्कल्टेशन आपको हेल्प आउट करेगी, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको अगर तो कोविड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। क्योंकि अगर तो टिपिकल बैक्टीरियल निमोनिया होता, तो बैक्टीरियल निमोनिया में आपको TLC बहुत रेज्ड मिलना था और साथ न्यूट्रोफिलिया होता, कि न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा रेज्ड होता, TLC रेज्ड होता। कोविड में डिफरेंट है कि TLC इतना रेज नहीं होता, लिम्फोसाइट्स कम होते हैं। चेस्ट एक्सरे पे आपको अगर तो बैक्टीरियल निमोनिया होता तो कोई कंसोलिडेशन मिल जानी थी, ये कोई एक एरिया है जहाँ पे पासी पड़ी हुई है, हाइपरडेंसा एरिया विद एयर ब्रोंकोग्राम्स। लेकिन कोविड में आपको नॉर्मल या फिर बायलेटरल ग्राउंड ग्लास मिलेगा, तो इसलिए चेस्ट एक्सरे हम करा लेते हैं, CBC करा लेते हैं अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हों। अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ना हो तो इतनी हिस्ट्री भी तो आप ये भी नहीं बता सकते कि कोविड है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर पेशेंट को सिर्फ हेडेक है, माइल्जियाज हैं, बॉडी पेन है, GIT के सिम्टम्स हैं, तो इसमें तो फिर आप टाइफाइड वगैरह भी सोच, तो CBC आपको हेल्प आउट करेगा। जिस तरह के मैंने ऊपर बताया कि टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इन सब की CBC में क्या फ़र्क आएगा। अगेन अगर कोविड का चल रहा है, कोविड की वेव चल रही है, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड PCR आपको कंफर्म करने में हेल्प करेगा। लेकिन नॉर्मली अगर मेन बात है कि अगर पेशेंट वाइटली स्टेबल है, कोई साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है,
तो माइल्ड केस आपको इतने एक्सटेंसिव वर्कअप की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ सीबीसी अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम ज़्यादा होते हैं कि बस एक्सरे कराते हो, ठीक है। बाकी अगर माइल्ड, अगर मॉडरेट, स्वेयर या क्रिटिकल डिजीज़ है तो उसमें आपने पूरा वर्कअप कराना है, तो जो कि मैं आगे बताता हूँ। तो अभी तो हमें इतना पता चला कि हिस्ट्री में आपने डिटेल से सिम्टम्स पूछने हैं, फीवर पूछना है, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन में आपको वाइटल्स और चेस्ट का अंदाज़ा होगा कि साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है कि नहीं, और आपने एक सीबीसी और चेस्ट एक्सरे करा लिया, ठीक है। अगर रिसोर्सफुल है, अगर कोविड की वेव चली है, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री, तो यू विल गो फॉर RT-PCR। तो आप किस तरह से हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेस पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर और क्रिटिकल केस को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि इसी पे हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को हमने कहाँ रखना है, क्या मैनेजमेंट और कितना उसका वर्कअप करवाना है। एग्जामिनेशन के बाद एटलीस्ट हम ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की जानते होंगे, हमें ये पता होगा कि रेस्पिरेटरी रेट कितना और साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है कि नहीं, और वाइटल्स कैसे हैं, ठीक है, वाइटली स्टेबल है कि नहीं स्टेबल। तो इस बेस पे भी, और साथ अगर आप रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो आप चेस्ट एक्सरे भी ऑब्टेन कर लोगे। इसकी बेस पे आप डिजीज़ को स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं टू माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड क्रिटिकल केस, ठीक है। जो माइल्ड केस है, माइल्ड केस में क्या कि सैचुरेशन नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 94%, कोई साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, सैचुरेशन नॉर्मल है, नो साइन ऑफ डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कोई साइन नहीं है, सैचुरेशन नॉर्मल है, ऑक्सीजन की नीड भी नहीं है क्योंकि सैचुरेशन नॉर्मल है, कंफर्टेबल ब्रीदिंग है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, और पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है कि आपने वाइटल्स लिए वो नॉर्मल है, सैचुरेशन नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है। तो ये केसेस है माइल्ड, ठीक है। अब ये माइल्ड केसेस का आपने क्या करना है कि माइल्ड केसेस को आपने OPD या फिर होम मैनेजमेंट पे रखना है, और इनका आपको एक्सटेंसिव वर्कअप कराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने हज़ारों रुपए के इन्फ्लेमेटरी मार्कर जिक्र किए थे, CRP, LDH, प्रोकैल्सिटोनिन, और इन सब की ज़रूरत भी नहीं है, बस होम मैनेजमेंट पे डाल देना, OPD मैनेजमेंट पे काउंसल कर देना है। जो मॉडरेट, स्वेयर और क्रिटिकल केस है ना, दे नीड एडमिशन, ठीक है। मॉडरेट केस क्या है कि सैचुरेशन पेशेंट की 90 से 94% के दरमियान है, सैचुरेशन 90 से 94% के दरमियान है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। 90 से 94% के दरमियान सैचुरेशन है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, चेस्ट एक्सरे पे लेस देन 50% जोन्स इन्वॉल्वमेंट है, चेस्ट एक्सरे पे चेस्ट ख़राब है लेकिन लेस देन 50% है। तो ये वाला केस आपने क्या करना है, इसको वार्ड में मैनेज करना है, ठीक है, वार्ड में मैनेज करना है। और ऑब्वियसली जब वार्ड में मैनेज करेंगे तो इस केस में आपने इन्फ्लेमेटरी वर्कअप करवाना है, इन्फ्लेमेटरी वर्कअप, बेसलाइंस, सारा वर्कअप आपने कराना है, वार्ड में एडमिट कर देना है। स्वेयर केस क्या है, स्वेयर केस में क्या है कि सैचुरेशन लेस देन 90 है, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ जाए अगर, इसका मतलब कि पेशेंट सिक है, लेस देन 90% सैचुरेशन है, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ग्रेटर देन 50% इन्वॉल्वमेंट है, तो दिस इज स्वेयर केस। स्वेयर केस को आपने एटलीस्ट HDU में एडमिट करना है, HDU में एडमिट करना है, और इसका भी इन्फ्लेमेटरी वर्क, तो इससे आप बेसिकली असेस करोगे आपने कहाँ एडमिट करना है, इसका भी इन्फ्लेमेटरी वर्कअप कराना है, सारी बेसलाइंस भिजवानी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इन्फ्लेमेटरी वर्कअप में वही आता है आपका CRP, LDH, ठीक है, CRP, LDH, D डाइमर्स, फेरेटिन, प्रोकैल्सिटोनिन, बेस लाइन्स में सीरम इलेक्ट्रेट्स, RFTs, LFTs, HDU में कराना है, ठीक है। तो ये आपको ना इस तरह से पता चलता है कि कितना वर्कअप कराना है, कहाँ एडमिट करना है। सैचुरेशन मेन इंडिकेटर 94 से कम, 90 से 94, लेस देन 94 साइन ऑफ रेस्पिरेटरी, चेस्ट एक्सरे पे लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट, ग्रेटर देन 15%। क्रिटिकल केस, क्रिटिकल केयर यूनिट में जाएगा, विच इज़ ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट में इसको एडमिट करना है। क्रिटिकल के क्या क्राइटेरियाज हैं, क्रिटिकल का क्राइटेरिया ये है कि या तो पेशेंट ARDS डेवलप कर जाए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो जाए, या फिर पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाए। सेप्टिक शॉक, ARDS या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर, तो इन तीनों चीज़ों को हम बार बार जिक्र करेंगे। इस केस में आपने इन्फ्लेमेटरी वर्कअप तो कराना ही कराना है, साथ आपने बेसलाइंस भी भेजनी है। इस केस में आपने आर्टीरियल ब्लड गैसेस,
ABGs, रेस्पिरेटरी कल्चर्स और लैक्टेट भी कराना है। लैक्टेट शॉक का मार्कर है, ABG आपको ARDS में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी कल्चर आपको सेप्टिक शॉक में। ठीक है, कल्चर्स के कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो रेस्पिरेटरी कल्चर, ABGs और लैक्टेट एडिशनली करवाना है। माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर में आपने इन्फ्लेमेटरी वर्कअप बेसलाइंस कराने थे। तो अगर इन्फ्लेमेटरी वर्कअप और बेसलाइंस का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एलेबोरेट भी कर देता हूँ कि बेसलाइंस में क्या आता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, RFTs, LFTs, ठीक है, और CBC, ठीक है, ये आते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में आपके क्या आते हैं, उसमें CRP, LDH और फेरेटिन तो मस्ट है, और D डाइमर्स, ये 4 तो मस्ट हैं। पेशेंट अफोर्डेबल है तो आपने प्रोकैल्सिटोनिन भी कराना है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये 5, ये बेसिकली इस तरह से आप करते हो। और अगर क्रिटिकल केयर है तो उसमें क्योंकि ARDS है तो ABG, सेप्टिक शॉक है तो रेस्पिरेटरी कल्चर, मल्टी ऑर्गन फेलियर तो लैक्टेट, तो ये तीनों भी आपने भिजवाने हैं। अभी आपको माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर डिजीज़ का फ़र्क पता चल गया है कि किस तरह से आपने स्ट्रेटिफाई करना है, हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिन करना है, कहाँ किसको एडमिट करना है, कितने टेस्ट कराने हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। किसको कहाँ एडमिट करना है, किस तरह से स्ट्रेटिफाई करना है, कितना वर्कअप कराना है और क्या क्राइटेरिया है। और जो 3 टर्म्स मैंने डिस्कस किए हैं, ARDS, सेप्टिक शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर, इस पर मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये हमने कहा अगर ये डेवलप होता है तो इट इज़ क्रिटिकल। अब ARDS का क्राइटेरिया क्या है, एक्यूट का मतलब लेस देन 1 वीक के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर हो, विद इन लेस देन 1 वीक। एक्यूट रेस्पिरेटरी का मतलब है कि रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है जिसमें हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन, वो इम्पेयर्ड हो, ऑक्सीजनेशन की इम्पेयरमेंट हो लेस देन 1 वीक के अंदर। अब रेस्पिरेटरी इशू है तो चेस्ट एक्सरे या इमेजिंग पे आपको बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिलें, जो कि हमने कहा था बायलेटरल पेरिफेरल ग्राउंड ग्लासिंग होती है, जो कि एक्सप्लेन ना करता हो कोई फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि जब एडीमा होता है तो पल्मोनरी वेसल्स में से भी फ्लूइड लीक करता है, तो बायलेटरल, दोनों वेसल से लीक करता है तो बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं। तो कोई आपको फ्लूइड ओवरलोड या फिर कार्डिक हार्ट फेलियर की वजह से कार्डिक पल्मोनरी एडीमा ना हो, बल्कि प्योरली लंग्स की वजह से बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स हों। क्योंकि हमने कहा कि अगर हार्ट आगे ब्लड पंप नहीं कर रहा तो पल्मोनरी वेसल्स में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड दोनों तरफ लीक आउट करेगा, इस वजह से बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट, ये दोनों फैक्टर्स ना हो। ठीक है, तो लेस देन 1 वीक, ऑक्सीजनेशन इम्पेयरमेंट, चेस्ट एक्सरे पे बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स जो कि कार्डिक पल्मोनरी एडीमा कोई और फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं करता। और फोर्थ बात ये कि जो आ रहे हैं आपके पास इन्फिल्ट्रेट्स, आपके पास एविडेंस हो कि ये हार्ट की वजह से नहीं है, इसका मतलब कि इको भी नॉर्मल हो, इसका मतलब हार्ट फेल नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया ARDS का। अब ऑक्सीजनेशन इम्पेयरमेंट का किस तरह से पता चलेगा और किस तरह से आप ARDS को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में करेंगे। लेस देन 1 वीक की हिस्ट्री है, बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिल गए, इको ने बताया कि हार्ट की वजह से नहीं है और ऑक्सीजनेशन इम्पेयरमेंट कंफर्म हुई, तो इसका मतलब पेशेंट को ARDS। अब ऑक्सीजनेशन इम्पेयरमेंट का कैसे पता चलेगा, एक होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा होता है ब्लड में 100%, जब 100 नॉर्मल प्रेशर होता है। तो अगर आप कोई भी ABGs की रिपोर्ट देखो, इसलिए हमने कहा था कि ABGs कराने हैं, क्रिटिकल केस में आपने ABGs कराने हैं। तो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 100, और एक होता है रेशो FiO2। FiO2 के फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। अब हम जो इंस्पायर करते हैं एयर, उसमें फ्रैक्शन ऑक्सीजन की होती है 21%। ठीक है, हम जो एयर इनहेल करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनती है 1 में से वो 0.2% होती है। तो नॉर्मल फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर इज़ 0.2, कि आपने जो एयर इनहेल की वो उसमें 20% ऑक्सीजन थी, तो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन इज़ 0.2। तो अगर आप रेशो निकालो तो नॉर्मली आपके पास जो ये रेशो बनती है, नॉर्मली PO2 टू FiO2 जो रेशो है वो आपके पास तकरीबन 400 से 500 होती है। अगर यही रेशो PO2 टू FiO2, क्योंकि अब ऑक्सीजनेशन इम्पेयरमेंट है तो पेशेंट इंस्पायर तो ऑक्सीजन उतनी ही कर रहा है लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन उतनी नहीं आ रही, इसलिए तो हम इसे कह रहे हैं ऑक्सीजन इम्पेयरमेंट है। क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन आनी थी और वो
जब बॉडी में ऑक्सीजन आनी थी इनहेल करके तो वो ब्लड में जानी थी और ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 100 होना था। लेकिन अब क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, रेस्पिरेशन का फेलियर हो रहा है, तो ऑक्सीजन इंस्पायर करें लेकिन ब्लड में नहीं आ रही, तो ये वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। जब ये वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो रेशो डिक्रीज़ कर रही है। लाइक अगर 100 था, अब अगर 60 0.2 है तो फिर आपका जो है वैल्यू वो अब इसका आंसर 300 आ गया। पहले 400 या 500 था, तो इस तरह ही गिरेगा। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन ऑफ जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिरेगा तो रेशो गिरेगी। अगर रेशो ग्रेटर देन 200 है, लाइक 200 से 300 के दरमियान है, तो इसको कहते हैं माइल्ड डिजीज़। अगर रेशो 100 से 200 के दरमियान है तो ये मॉडरेट डिजीज़ है। और अगर रेशो लेस देन 100 होगी तो ये सीवियर ARDS। ठीक है, तो ये ARDS का कॉन्सेप्ट, अगर ARDS डेवलप हो जाए तो हम उसे कहते हैं क्रिटिकल डिजीज़ है कि लेस देन 1 वीक ऑक्सीजनेशन की इम्पेयरमेंट विच इज़ एविडेंट बाय डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन रेशो। अभी जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना, माइल्ड का कितनी रेशो आ रही है, मॉडरेट का कितनी रेशो आ रही है और सीवियर का, इसके साथ गाइडलाइंस कहती हैं कि ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये 5 सेंटीमीटर HTU का जब आप पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर देते हो उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आती हैं तब आपने कैलकुलेट करना है। अब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर बेसिकली जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, तो उधर आपको पता होता है कि आपको कितनी पीप चाहिए, उसकी कितनी पीप जा रही है, वेंटिलेटर आपको बता रहा होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, तो उस पर ये वैल्यूज़ आपको बताएंगे कि 200 से 300 के दरमियान रेशियो है तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। फिर अगला था मल्टी ऑर्गन फेलियर। मल्टी ऑर्गन फेलियर का किस तरह से पता चलेगा? आप जो मल्टी ऑर्गन का मतलब है कि यहाँ तो CNS का अगर फेलियर हो तो डिक्रीज कॉन्शियसनेस, ठीक है, अगर पल्मोनरी फेलियर होगा तो डिक्रीज ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन। उसके बाद ऑर्गन वाइटल कौन सा आता है? हार्ट आता है। तो हार्ट में अगर ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, पेरीफ्रीज कोल्ड हो गई हैं, ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, पेरीफ्रीज कोल्ड हो गई हैं, तो शॉक में पेशेंट जा रहा है, तो ये CVS का फेलियर है। किडनी का फेलियर के अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया है, क्रेट इंक्रीज़ कर रहा है। लिवर का फेलियर अगर बिलीरुबिन इंक्रीज़ कर रहा है, और हाइपर कोएगुलेबिलिटी अगर INR प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो ये बेसिकली मल्टी ऑर्गन फेलियर के पैरामीटर, इसलिए हमने बेसलाइन और वाइटल्स करवाए थे कि आपने RFTs कराए, LFTs कराए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराए, वाइटल्स ले लिए। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर अगर आ रहा है ना तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स क्रिटिकल पेशेंट। ठीक है, ARDS आ जाए, मल्टी ऑर्गन फेलियर। जो तीसरा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक का क्राइटेरिया कि शॉक मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर, लेकिन अगर आप वॉल्यूम देते हो, आपको जितना मर्जी वॉल्यूम दो तो ब्लड प्रेशर रेज नहीं करता, क्योंकि सेप्टिक शॉक में क्या होता है? पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन। अगर ये वेसल थी तो डायलेट करके ये हो गई, तो सारा का सारा ब्लड आपका पेरीफ्रीज में इकट्ठा है, फ्लूइड देते जाते हो तो वो पेरीफ्रीज में इकट्ठा होता जाता है। तो जब आप उसको वेजो कंस्ट्रिक्टर देते हो, वेजोप्रेसिन देते हो, जब आप वेजो कंस्ट्रिक्टर देते हो तो इन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हो तो प्रेशर मेंटेन होता है। तो हाइपोटेंशन विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू फ्लूइड बट रिस्पॉन्ड्स टू वेजोप्रेसर। ठीक है, ये है लॉजिक सेप्टिक शॉक का। तो ये क्रिटिकल है। माइल्ड का मैंने आपको बता दिया कि कोई हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं, नॉर्मल चेस्ट है, सैचुरेशन ग्रेटर देन 94। मॉडरेट का मैंने आपको बताया सैचुरेशन बिटवीन 90 से 94 चेस्ट एक्स में लेस देन 15 इन्फिल्ट्रेट्स। सीवियर का मैंने बताया कि सैचुरेशन लेस देन 90 ग्रेटर देन 50 लंग फील्ड्स, तो ये है। और क्रिटिकल का ARDS ऑनसेट विद इन 1 वीक, चेस्ट एक्सरे में बायलेटरल ओपेसिटीज़। और ये मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी फेलियर नॉट एक्सप्लेन बाय कार्डिक फेलियर, इसका मतलब कि इको नॉर्मल। और ये बताया माइल्ड ARDS का ग्रेटर देन 200 रेशो होगी, मॉडरेट में लेस देन 200 बट ग्रेटर देन 100, और सीवियर में लेस देन 100 विद पीप ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी मैंने आपको बता दिए साइंस। और सेप्टिक शॉक का भी कि परसिस्टेंट हाइपोटेंशन डिस्पाइट वॉल्यूम रिससिटेशन रिक्वायरिंग वेजोप्रेसर्स टू मेंटेन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड सीरम लैक्टेट ग्रेटर देन 2 मिलीमोल्स पर लीटर। शॉक में क्या होता है कि नॉर्मल लैक्टेट लेवल होता है लेस देन 1, तो अगर लैक्टेट लेवल ग्रेटर देन 2 है तो ये शॉक को इंडिकेट कर रहा है। अब हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। मैंने एडमिशन का आपको बता दिया है कि माइल्ड वाले की एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट वाला आपने माइल्ड वाले की जो माइल्ड केसेस हैं उसको आपने मैनेज करना है OPD बेसिस पे।
जो मॉडरेट वाला है उसको आपने करना है वार्ड में, जो सवेयर वाला है उसको आपने करना है एचडीयू में, और जो क्रिटिकल वाला है वो जाएगा आईसीयू में। ये मैंने आपको बातें बता दी हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बात बताई, एक और एडिशनल बात है कि कुछ माइल्ड केसेस हैं जिसको आपको एडमिट करना पड़ सकता है, कि सैचुरेशन तो बिल्कुल नॉर्मल है, पेशेंट हीमोडायनामिकली भी स्टेबल है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कोविड पॉजिटिव है तो आप एडमिट करो। ये वही पॉपुलेशन है जो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट दिया था हाई रिस्क पॉपुलेशन का, कि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, साथ हार्ट फेलियर का पेशेंट है, किडनी फेलियर का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, सीएलडी का पेशेंट है, तो ये कैटेगरी में डॉक्टर अगर डिसाइड करे, उसको लगे कि पेशेंट डिटीरियोरेट कर सके, तो आप इसको एडमिट करना कंसीडर कर सकते हो। फिर एक और शर्त है, इसमें माइल्ड वाला भी आप एडमिट कर सकते हो अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कोई स्टीरॉइड्स लेता है जो कि इम्यूनिटी गिराते हैं, तो ये भी वो केसेस हैं जिसमें आप एडमिशन कंसीडर कर सकते हो। तो माइल्ड केसेस में अगर हाई रिस्क पेशेंट या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडमिशन कंसीडर कर सकते हो, वरना आपने ओपीडी बेसिस पे एडमिट करना है। एक और कॉन्सेप्ट जो था लैब्स का, वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। लैब्स में हमारे पास जो माइल्ड केसेस है उसमें तो मैंने कहा था कि आइडियली सीबीसी और चेस्ट एक्सरे आप करा लो तो बहुत है। पीसीआर अगर पेशेंट के पास रिसोर्सेज हैं तो फिर, लेकिन आइडियली हम नहीं कराते। मॉडरेट में हमने कहा था सीबीसी विद बेसलाइंस, और बेसलाइंस में जब भी मैं बात करूँगा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, आरएफटीज़ और एलएफटीज़, ठीक है। और साथ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपने कराने हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और इमेजिंग लाइक चेस्ट एक्सरे और एचआरसीटी। तो मॉडरेट और सवेयर दोनों की यही हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम क्यों करवा रहे हैं, अगेन वही बात है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में हमारे पास आते हैं सीआरपी, एलडीएच, डी डाइमर्स, फेरेटिन, प्रोकैल्सिटोनिन, ठीक है, ये सारे मार्कर्स सीआरपी, एलडीएच, फेरेटिन। अब मैंने यही बताया था कि ये बेसिकली आप मॉडरेट और सवेयर में इसलिए करा रहे हो टू आइडेंटिफाई साइटोकाइन स्टोम। इनकी टिपिकल एक क्राइटेरिया है कि इस वैल्यू से ज़्यादा हो तो साइटोकाइन स्टोम है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी फिर जो है इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स लाइक टोक्सिलिजुमैब की इंडिकेशन बनती है। तो वो हम आगे जिक्र करेंगे साइटोकाइन स्टोम का, लेकिन वर्कअप आपको पता होना, सीबीसी विद बेसलाइन चेस्ट एक्सरे। क्रिटिकल में ये सारे कराने हैं, लेकिन इसमें हमने कहा था कि आपने ऐड करना है लैक्टेट लेवल। लैक्टेट लेवल यूजुअली हम नहीं कराते, एबीजीज और रेस्पिरेटरी कल्चर्स, ठीक है। तो ये अब आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। हम माइल्ड केसेस की पहले मैनेजमेंट डिस्कस करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइल्ड केसेस में हमने बात की थी कि जो माइल्ड केसेस हैं उसमें जो है पेशेंट का सैचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, हीमोडायनामिकली वाइटली वो स्टेबल है, और चेस्ट एक्सरे पे भी ऐसा कोई फाइंडिंग्स नहीं आ रही। तो ऐसे केसेस में हमने कहा था होम मैनेजमेंट करनी है। अगर तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या फिर ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ हो लाइक लंग फेलियर, लीवर फेलियर, सीक्रेट, तो तब एडमिशन कंसिडर कर सकते हो। लैब्स में हमने कहा था कि इतना एक्सटेंसिव वर्कअप करवाने की ज़रूरत नहीं है, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे और आरटी-पीसीआर बहुत होगा। तब इनको किस तरह से मैनेज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इन पेशेंट को आइसोलेट करना है। लाइक अदर इन्फेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइसोलेट द पेशेंट, सेपरेट रूम में होना चाहिए। जनरल मेजर्स क्या करोगे, आइसोलेट कर देना। जनरल मेजर्स जो हर इन्फेक्शन में होते थे कि आपने उसे कहना है अच्छी हाइड्रेशन रखे, न्यूट्रिशन रखे, ठीक है, अच्छी हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और बेड रेस्ट। तो ये जनरल मेजर्स हम हर पेशेंट, हर इन्फेक्शन में, डेंगू टाइफाइड में अच्छी हाइड्रेशन रखे, अच्छी न्यूट्रिशन रखे, बेड रेस्ट रखे। तो माइल्ड केस में इस स्टेज पे आपने घर के लिए SpO2 मॉनिटरिंग लाजमी बतानी है, क्योंकि हो सकता है कि अभी उसकी सैचुरेशन नॉर्मल है, लेकिन बाद में वो कि डिज़ीज़ की सिवियरिटी इंक्रीज़ करे। तो जनरल मेजर्स हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, बेड रेस्ट और SpO2 मॉनिटरिंग। अब ऑब्वियसली सिर्फ आप इन मेजर्स के साथ तो नहीं रह सकते, आपने पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं उनकी भी मैनेजमेंट देनी है। तो पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम आ रहे हैं, एक पेशेंट को फीवर और माइल्जियाज हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप पैनाडोल दें, ठीक है, टैबलेट पैनाडोल 2+2+2।
उसके अलावा आप डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम है। फीवर, हेडेक, माइल्जियास के लिए तो पेन किलर ठीक है। अक्सर पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम, सोर थ्रोट, ठीक है, कफ, तो उसके लिए आप एंटी एलर्जी ऐड कर सकते हैं। एंटी एलर्जी आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो टैबलेट पेनाडोल प्लस टैबलेट आप फिक्सड दे सकते हो, फिक्सोफेनाडिन 120 मिलीग्राम HS सोते वक्त, टैबलेट फिक्सड 120 मिलीग्राम सोते वक्त। अगर GIT के सिम्टम है तो अगर डायरिया हो रहा है तो आप डायरिया के लिए आप ORS दे सकते हो, ठीक है। अगर डायरिया है तो आपने सिम्टम की लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर देना। अगर वॉमिटिंग आ रही है तो आप टैबलेट मोटिलियम दे सकते हो, जो कि मोटिलिटी इंक्रीज करे 1+1+1, मतलब एक गोली सुबह दोपहर शाम। तो माइल्ड केसेस की बस यही मैनेजमेंट है, आइसोलेट करना है, अच्छी हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, बेड रेस्ट करना है, SpO2 सैचुरेशन घर में मॉनिटर करते जाना है। साथ जो सिम्टम्स हैं उसको मेनली आपको फीवर मिलेगा तो पैनाडोल दे देनी है, और साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। सो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जनरल मेजर्स और आइसोलेशन। अब कुछ जो गलत हमारी प्रैक्टिस थी, जो लेटेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ने ख़त्म की, वो मैं आपको बताता हूँ। रोल ऑफ अजिथ्रोमाइसिन, गाइडलाइंस कहते हैं कि देर इज़ नो रोल ऑफ अजिथ्रोमाइसिन, प्रिवेंट करने के लिए माइल्ड केसेस में कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर लो डोज एंटी प्लेटलेट्स दे दो तो देर इज़ नो रोल ऑफ लो डोज एंटी प्लेटलेट्स, गाइडलाइंस कहते हैं कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है। हाँ, एंटी कोएगुलेंट्स और स्टीरॉयड्स हम एडमिटेड पेशेंट्स में देते हैं, लेकिन माइल्ड केसेस में देर इज़ नो रोल। तो गाइडलाइंस कहते हैं कि जब हाइपोक्सिया नहीं है, जब पेशेंट एडमिटेड नहीं है, तो उनको आपने एंटी कोएगुलेंट्स और स्टीरॉयड्स नहीं देने। हाँ, एंटीबायोटिक हम एडमिटेड पेशेंट्स को देते हैं अगर TLC रेस कर रहा हो, प्रोकैल्सिटोनिन ज़्यादा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब हम देते हैं। लेकिन माइल्ड केसेस में देर इज़ नो रोल ऑफ स्टीरॉयड्स, नो रोल ऑफ एंटी प्लेटलेट्स, नो रोल ऑफ आइवरमेक्टिन और क्लोरोक्वीन। उस दौर में, पुराने दौर में आइवरमेक्टिन और क्लोरोक्वीन भी बहुत ज़्यादा दी गई। तो सिंपल इज दैट कि SpO2 मॉनिटरिंग करेंगे, अच्छी हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, बेड रेस्ट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट और आइसोलेशन, ये माइल्ड केस की मैनेजमेंट है। हम एडमिटेड पेशेंट्स की मैनेजमेंट में बात करेंगे। वर्कअप में आपको बता चुका हूँ कि CBC विद बेस लाइन्स आपने कराना है एडमिटेड पेशेंट्स में, RFTs, LFTs, CBC। कन्फर्मेटरी के लिए RT-PCR होगा, CRP, LDH, फेरेटिन D टाइमर्स, आपको साइटोकाइन स्टॉर्म की असेसमेंट के लिए चेस्ट इमेजिंग, एडिशनल टेस्ट फॉर क्रिटिकल डिजीज़, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तब हम बात करेंगे एडमिटेड पेशेंट्स या फिर मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स को किस तरह से मैनेज। आप एडमिट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली अगर आप दोबारा थोड़ा रिव्यू करें, हम एडमिट क्यों कर रहे थे। मोस्टली हम एडमिटेड का क्राइटेरिया ये था कि उसकी सैचुरेशन कम है, तो इसका मतलब कि यू हैव टू गिव सपोर्टिव। तो पहला इसको अगर हम डिवाइड करेंगे एडमिटेड पेशेंट्स की मैनेजमेंट में, तो इसके बेसिकली अगर इसको ईजी रखना है तो एक तो हमने सपोर्ट करना है बॉडीज़ को, सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक, उसके सिम्टम्स ठीक हो जाएं और सपोर्ट करना है। फिर कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं फॉर कोविड, उनको हमने यूज़ करना है। तीसरी बात ये कि हमने स्पेसिफिक ड्रग्स के बाद मॉनिटर करना है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो और आया कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप है वो तो बड़ा सिंपल सा है कि वाइटल मॉनिटरिंग, डेली लैब्स जाएंगी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को आप मॉनिटर करोगे, लैब्स को मॉनिटर करोगे, वाइटल्स को मॉनिटर करोगे, सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक। जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उसकी क्या इंडिकेशन है, कब देनी है, क्या नुकसान है, कितनी डोज है, गाइडलाइंस क्या कहते हैं, ये मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में मेन बात है कि पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप करिए तो आपने ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देनी है। अब ऑक्सीजन यूजुअली जब आपको पेशेंट की डिमांड अप टू 5 लीटर्स हो, अप टू 5 लीटर्स पर मिनट हो, तो आप नेज़ल कैनुला दे रहे होते हो। अगर नेज़ल कैनुला से ज़्यादा अगर और डिमांड बढ़ जाए तो आप फेस मास्क देते हो। जब 5 to 10 लीटर्स की डिमांड है तो आप फेस मास्क पे जाओगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद भी ना हो तो आप NRB, नॉन रीब्रीदेबल मास्क पे जाते हो। इवेंचुअली अगर 15 लीटर पे भी सैचुरेशन मेंटेन ना हो रही हो तो फिर आपको CPAP पे जाना पड़ता है, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। और अगर CPAP पे भी ना मेंटेन हो रहा हो, पेशेंट ड्राउजी हो रहा हो और CPAP पे भी मेंटेन नहीं हो रहा, तो फिर आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो इस तरह से पेशेंट बेसिकली आप टाइट्रेट कर रहे होते हो। जो मॉडरेट वाले हैं वो यूजुअली नेज़ल कैनुला पे मेंटेन हो जाते हैं, फेयर वाले फेस मास्क NRV तक जाते हैं, क्रिटिकल वालों को अक्सर वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो इस तरह से अप टू 5 लीटर्स तक नेज़ल कैनुला, देन फेस मास्क, देन NRB, देन CPAP, देन वेंटिलेटर।
नंबर 1 ये तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट है। दूसरी बात ये कि आपने प्रोनिंग, उल्टा लटाने का बहुत ज़्यादा रोल है कोविड में, क्योंकि उल्टा लटाने से लंग्स में जो वेंटिलेशन और ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है, और चेस्ट की एक्सपेंशन में मदद मिलती है। इसलिए प्रोनिंग रिकमेंडेड है। अगर आप कोविड में काम कर चुके हैं तो आप देखते होंगे कि हर दूसरे पेशेंट को उल्टा लटाया गया था। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे उन पे तो रिकमेंडेड है कि आप 12 से 15 घंटे रोज़ाना उनकी प्रोनिंग करवाएं और साथ आपने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है और साथ उसको मॉनिटर करना, उसकी सैचुरेशन वगैरह, ठीक है। अगर वेंटिलेटर पे तो फिर बार बार ABGs भी करवाने पड़ेंगे। तो ये तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट था। बाकी जिस तरह हमने माइल्ड में बात की कि हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, बेड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर हम TTR में फ्लूइड भी ऐड कर देते हैं, रिंगर लैक्टेट 1 लीटर OD या फिर BD में, ताकि पेशेंट को एनर्जी और हाइड्रेशन उसकी मेनटेन रहे। एनर्जेटिक में आपको पता है कि IV में प्रोवैस आता है जिसमें पैनाडोल होता है, तो 1 ग्राम IV पेन के लिए आप SOS या फिर अगर टेम्परेचर है तो BD में, SOS मतलब एज पर नीड, और BD में अगर मुसलसल बुखार है तो आप एंटीपायरेटिक ऐड कर देते हो, ठीक है। फिर सिम्टम के अकॉर्डिंग उसी तरह अगर एलर्जिक सिम्टम है तो आप एंटी एलर्जिक ऐड कर दोगे, अगर डायरिया हो रहा है तो फिर आप फ्लूइड्स बढ़ा दोगे, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आप एंटी हीमेटिक ऐड कर दोगे, कोई एंटी वॉमिटिंग जिस तरह इंजेक्शन मैग्जालॉन है वो आप ऐड कर दोगे। तो सिम्टम तो वही पैरामीटर्स हैं जो कि हमने पहले बात की थी। इसमें एडिशनल जो माइल्ड में ऐड हुई चीज़ें तो उसी तरह आपने हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, बेड रेस्ट करना, लेकिन इंजेक्टेबल करती हैं, ठीक है। पेन रिलीफ करना है, सिम्टम रिलीफ करने हैं, तो सपोर्टिव केयर PPI हम ऑलमोस्ट हर एडमिटेड पेशेंट को देते हैं क्योंकि स्ट्रेस सेल्सियस का रिस्क है। तो इंजेक्शन राइजिक 40 मिलीग्राम IV OD में भी आपने ऐड कर देना, ठीक है। तो पहला जो हमने कहा था कि हेडिंग है सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक, तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोनिंग के साथ उसी तरह हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, बेड रेस्ट और सिम्टोमेटिक रिलीफ आपने करना है विद मॉनिटरिंग। आपको स्पेसिफिक थेरेपीज़ हैं जो कि गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको ड्रग्स देनी चाहिए, उनका फ़ायदा होता है। अभी तक TTR में आपके फ्लूइड ऐड होगा, आपके PPI ऐड होगा, आपके सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ऐड होगी और आपने ऑक्सीजन अटैच की होगी। स्पेसिफिक थेरेपीज़ जो लेटेस्ट रिसर्चेज आई गाइडलाइंस, तो वो जो ब्रिटिश गाइडलाइंस है वहाँ एक रिसर्च पब्लिश है कि स्टीरॉइड्स, अब इंटरनेशनली स्टीरॉइड्स यूज़ होते हैं। स्टीरॉइड्स बेसिकली क्या है, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो साइटोकाइन स्टॉर्म की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली यही था कि वायरस के रिस्पॉन्स में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज, तो स्टीरॉइड्स का रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये तो हमने हर पेशेंट को PPI, फ्लूइड, ऑक्सीजन अटैच और सिम्टम का ट्रीटमेंट दे दिया। TTR में जो एडमिटेड पेशेंट है उनके स्टीरॉइड्स लाजमी ऐड होने चाहिए। हमने कहा था माइल्ड डिजीज़ में स्टीरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, एंटीकोएगुलेंट्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो है एडमिटेड पेशेंट मतलब मॉडरेट, सिवियर और क्रिटिकल डिजीज़ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का रोल प्ले करते हैं। स्टीरॉइड्स जो मोस्टली रिकमेंडेड हैं दैट आर डेक्सामेथासोन, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स का रिकमेंडेड है कि आप 6 मिलीग्राम पर डे स्टीरॉइड दें फॉर 5 डेज़, 5 to 10 डेज तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर सीवियर क्रिटिकल पेशेंट है तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन आप दे सकते हैं 1 मिलीग्राम पर kg। तो इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन आपने TTR में ऐड करना है, डेक्सामेथासोन आपने ऐड करना है, ठीक है। फिर एंटीकोएगुलेंट्स के लिए आपने सबसे पहले D डाइमर्स लेवल पेशेंट के इसीलिए कराए थे कि आप इस लेवल्स पे आइडेंटिफाई कर सको कि पेशेंट हाइपरकोएगुलेबल स्टेट में है कि नहीं, ठीक है। अब आपके पास एंटीकोएगुलेंट्स, हमने कहा था कि हर एडमिटेड पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट्स देने हैं और हर माइल्ड केस में आपने एंटीकोएगुलेंट्स नहीं देने, तो ये TTR में एडिशनल चीज़ें लाजमी ऐड होनी चाहिए। अब अगर तो आपने देखना है कि आया कि आपने एंटीकोएगुलेंट्स प्रिवेंट करने के लिए देने हैं कि थेराप्यूटिक देने हैं। थेराप्यूटिक कब कब देंगे, अगर तो D डाइमर्स 3 टाइम्स से ज़्यादा एलिवेटेड है, ग्रेटर देन 3 टाइम्स एलिवेशन, इसका मतलब है कि कोई ना कोई थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना हो सकता है, या फिर आपको क्लिनिकली लग रहा है कि कोई वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। फॉर एग्जांपल अगर कॉल में DVT का एविडेंस लग रहा है, आपने डोपलर कराया तो वहाँ पे थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, या फिर पल्मनरी एम्बोलिज्म लग रही है, या फिर आपने CT एंजियो या डोपलर करवा लिया
टांग का डोपलर अल्ट्रासाउंड कराया या फिर लंग्स का सिटी एनजीओ, क्योंकि सिटी एनजीओ इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मनरी एम्बोलिज्म। तो ये प्रूव करता है कि कोई इम्बोलस, कोई खून का लोथरा आके लंग्स की नालियों को ब्लॉक का, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपने अब थेराप्यूटिक उसका इलाज करना है। तो अगर क्लिनिकली लग रहा है, कॉफ की स्वेलिंग है और सारा डीवीटी वाला स्पेक्ट्रम है, या फिर डोपलर पे आगे सिटी एनजीओ पे आगे डी डाइमर ग्रेटर देन 3 टाइम्स एलिवेटेड है, तो यू विल गो फॉर थेराप्यूटिक। बाकी केसेस में यू विल गो फॉर प्रिवेंटिव। अब प्रिवेंटिव में भी गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर तो पेशेंट, इसमें दो अब कैटेगरीज हैं। एक है पेशेंट अगर ESRD के, अगर तो पेशेंट डायलिसिस पे है या फिर उसका GFR या क्रेटिनिन क्लियरेंस, क्रेट क्लियरेंस उसकी लेस देन 30 है, तो फिर आपने हेपरिन देनी है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। अगर तो डायलिसिस पे है या GFR या क्रेटिनिन क्लियरेंस उसकी लेस देन 15 है, सॉरी लेस देन 30 पे रिड्यूस डोज करेंगे, नेफ्रो वाले एडजस्ट करते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर GFR या क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 15 है या ESRD है, तो आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देनी है। तो अक्सर हम DTR में एडिट कर देते हैं इंजेक्शन हेपरिन 1 cc OD, ठीक है, एक ही हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर प्रिवेंटिव के लिए गाइडलाइंस कहती हैं कि आपने देखना है कि आया कि मॉडरेट डिजीज़ है या फिर सवेयर डिजीज़ है। अगर मॉडरेट डिजीज़ है तो इनोक्सापेरिन, जो कि क्लेक्सेन के नाम से आती है, इंजेक्शन क्लेक्सेन 40 मिलीग्राम OD देना है, और अगर सवेयर है तो क्लेक्सेन 40 मिलीग्राम BD, मतलब सुबह शाम देना है। तो ये प्रिवेंटिव वाली मैनेजमेंट थी, ठीक है। स्टीरॉइड्स का मैंने आपको बता दिया, स्टीरॉइड्स लाजमी ऐड करने हैं, एंटीकोएगुलेंट्स लाजमी ऐड करने हैं TTR में, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मॉडरेट है तो इनोक्सापेरिन प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन का मतलब है कि डी डाइमर्स लेस देन 3 टाइम्स एलिवेटेड है, कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, डोपलर और सिटी पे नहीं आ रहा, तो फिर आपने प्रिवेंटिव के लिए, अगर तो किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो मॉडरेट के लिए क्लेक्सेन 40 OD, अगर सवेयर है तो 40 BD। अगर ESRD या GFR या क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 15 है तो आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देनी है। इसी तरह थेराप्यूटिक में गाइडलाइंस कहती हैं कि आपने इनोक्सापेरिन 1 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट देनी है, ठीक है, BD में। और अगर वही बात अगर ESRD है, क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 15 है, तो फिर आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देनी है, ठीक है। वही शर्त है, क्योंकि डिरेंज किडनी फंक्शन में यू विल अवॉइड क्लेक्सेन। इनोक्सापेरिन बेसिकली क्लेक्सेन के नाम से आती है, ठीक है, सब कट देनी है ये। अब ये सारी मैंने आपको गाइडलाइंस बता दी हैं स्टीरॉइड्स की। और एंटी रेमडेसिविर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा भी देता हूँ। ये स्टीरॉइड्स मैंने बताया कि पेशेंट विदाउट हाइपोक्सिया में कोई ज़रूरत नहीं है। स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड डेक्सामेथासोन प्रेफर्ड है, 5 डेज़ के लिए देना, 5 मिलीग्राम पर kg डोज है, ठीक है। और मिथाइल पेडनिसिलिन तो 1 मिलीग्राम पर kg पर डे, लेकिन 5 डेज से ज़्यादा नहीं देने। एंटी कोएगुलेशन, इफ़ पेशेंट वाज ऑन एंटी कोएगुलेशन, अगर पहले ही एंटी कोएगुलेशन ले रहा था तो वही कंटिन्यू करनी है। दूसरी बात, अगर मॉडरेट है तो DVT प्रोफाइल एक्सिस आपने देना है इनोक्सापेरिन 40 OD, अगर सवेयर है तो 40 BD में बता चुका हूँ। अगर थेराप्यूटिक कब देना है, अगर डॉक्यूमेंटेड आ जाए थ्रोम्बोएम्बोलिक अल्ट्रासाउंड या CT पे, या सस्पिशन है या डी डाइमर 3 टाइम्स से ज़्यादा है, तो तब आपने कितना देना, 1 मिलीग्राम पर kg एवरी 12 आवर्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी क्रेटिनिन क्लियरेंस के हिसाब से मैंने आपको ईजी करके बता दी है, ये गाइडलाइंस हैं। अगर 15% से कम है या डायलिसिस पे तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देनी है, अगर वरना आपने इनोक्सापेरिन दे देनी है। अगर ओबेसिटी है, मोरबिड ओबेसिटी के लिए अगर BMI 40 से ज़्यादा है तो फिर आपने 30% इंक्रीज़ करने हैं, यही डोज को 30% इंक्रीज़ करना है। तो इस स्टेज पे आपको एंटी कोएगुलेंट, स्टीरॉइड, सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक मेजर्स और मॉनिटरिंग का मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक और हमारे पास ड्रग है, दैट इज़ रेमडेसिविर। स्टीरॉइड्स और एंटी कोएगुलेंट्स के अलावा एक एडिशनल हमारे पास ड्रग है, दैट इज़ रेमडेसिविर। रेमडेसिविर बेसिकली RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है, तो वायरस की रेप्लिकेशन को रोकती है। अब गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर तो पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो फिर आप, और मॉडरेट टू स्वेयर डिजीज़ है, अगर मॉडरेट टू स्वेयर डिजीज़ और पेशेंट ऑक्सीजन पे है
तो आप रेमडेसिविर लगा दें, ठीक है, इसका बेनिफिट है। लेकिन अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो रिसर्च ने साबित किया कि इतना खास फ़ायदा नहीं है। तो वेंटिलेटर से पहले वाली जो स्टेज है, पेशेंट एडमिट हुआ है, ऑक्सीजन पे है, तो आप रेमडेसिविर दे सकते हैं। रेमडेसिविर ने क्या करना है, वायरस की रेप्लिकेशन को रोकना है। इसकी डोज होती है कि आप 200 मिलीग्राम IV लगाते हैं पहले दिन, और फिर 100 मिलीग्राम IV लगाते हैं अगले 2 दिन, फॉर नेक्स्ट 2 डेज़, ठीक है। यूजुअली किडनी फंक्शन वालों में आप इसको अवॉइड करते हैं, वेंटिलेटर वाले पेशेंट में अवॉइड करते हैं। रेमडेसिविर 200 मिलीग्राम IV OD दे दें, और फिर 100 मिलीग्राम रोज़ाना फॉर 2 डेज़। इसमें यूजुअली आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं वो GIT डिस्ट्रेस मिल सकता है, रैश मिल सकता है, और रेटिनल टॉक्सिसिटी मिल सकती है। तो ये रेमडेसिविर भी एक रिकमेंडेड चॉइस है जो कि आप स्टीरॉइड्स और उसके साथ आप ऐड करते हैं एंटीकोएगुलेंट के साथ, ठीक है। स्पेसिफिक थेरेपी में तीसरी ड्रग है ये, ठीक है। ये रेमडेसिविर का मैं आपको बता चुका हूँ। RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर अप्रूव्ड बाय FDA फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, लेकिन बट नॉट मैकेनिकल वेंटिलेशन। साइड इफेक्ट्स मैंने बता दी हैं, शुड नॉट बी गिवन इन सेटिंग ऑफ किडनी डिजीज। स्पेसिफिक थेरेपी में आपको 3 चीज़ें बता चुका हूँ, रेमडेसिविर, स्टीरॉइड्स, एंटीकोएगुलेंट्स। पहले मैंने आपको ऑक्सीजन बताया था किस तरह से देना है, प्रोनिंग का क्या फ़ायदा, सिम्टोमेटिक और लैब वगैरह मैंने आपको सारा बता दिए। अब थर्ड चीज़ आपने जो इन पेशेंट्स में करनी होती है वो है कि साइटोकाइन स्टॉर्म को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब है कि पेशेंट अब मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए बेसिकली हमने इन्फ्लेमेटरी वर्कअप कराया था, जिसमें हमने CRP कराया था, हमने LDH कराया था, हमने फेराटिन कराया था, हमने D डाइमर्स कराए थे। तो ये बेसिकली वर्कअप हमने साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए कराया था। अब साइटोकाइन स्टॉर्म का एक टिपिकल क्राइटेरिया है, ठीक है, कि कब आप इन लैब्स पैरामीटर पे उसको जस्टिफाई करोगे कि साइटोकाइन स्टॉर्म है। तो उसके लिए जो है उसमें जो मैं आपको क्राइटेरिया बल्कि पढ़ा ही देता हूँ यहाँ से। साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ, के पेशेंट एडमिटेड और इसमें से कुछ भी हो। एक है कि फेराटिन 1000 से ज़्यादा और पिछले 24 घंटे में राइज कर रहा हो, या फिर फेराटिन 2000 से ज़्यादा और पेशेंट को जो है साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की ज़रूरत हो। तीसरी बात वही बात मैंने कहा कि लिम्फोपीनिया होता है, तो लिम्फोसाइट काउंट 800 से कम, या फिर परसेंटेज लेस देन 20%, या फिर न्यूट्रोफिल से लिम्फोसाइट रेशो ग्रेटर देन 5%। तो बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा ये क्राइटेरिया कि इनमें से कुछ भी हो, फेराटिन 1000 से ज़्यादा और 24 घंटे में भरा हो, या फिर 2000 से ज़्यादा इन पेशेंट रिक्वायरिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन, या फिर साथ लिम्फोपीनिया। इनमें से एक चीज़ हो और जो बाकी 4 वेरिएबल्स हैं इसमें से 2 क्राइटेरियाज फुलफ़िल होते हैं, जिसमें था कि अगर हम CRP की बात करें तो CRP 70 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा और राइज कर रहा हो, D डाइमर 1000 से ज़्यादा और राइज कर रहा हो, LDH 300 से ज़्यादा और राइज कर रहा हो, फेराटिन 700 से ज़्यादा राइज कर रहा हो। तो बेसिकली इनमें से कोई 2 इंडिकेटर हमें मिल जाएँ तो हम कहते हैं कि पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में है। और उसके लिए बाद में हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ टॉक्सिलिजुमैब। अभी 4th ड्रग ऐड हुई है। पहले मैंने आपको रेमडेसिविर का बताया, स्टीरॉइड्स और एंटीकोएगुलेंट्स का बताया जो हर पेशेंट में देना है। टॉक्सिलिजुमैब कब देनी है अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। अगेन साइटोकाइन स्टॉर्म का क्राइटेरिया आपको याद करना पड़ेगा, जो हमने 4 मार्कर्स कराए थे, जो हमारे 4 मार्कर्स हैं बेसिकली। उसमें नंबर 1 ये कि आपका पेशेंट एडमिटेड है विद मॉडरेट सीवियर डिजीज़। उसमें से पहली शर्त क्या है कि अगर हम इसको इजी कर लें, CRP 70 से ज़्यादा, LDH 300 से ज़्यादा, फेराटिन 700 से ज़्यादा और D डाइमर्स 1000 से ज़्यादा। ये 4 में से कोई भी 2 शर्तें पूरी हों, इसका मतलब साइटोकाइन स्टॉर्म, और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, राइजिंग ट्रेंड इन लास्ट 24 आवर्स। इस पे साइटोकाइन स्टॉर्म है। फिर इस पे हमारे पास जो ड्रग बचती है साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए, दैट इज़ जब आपने कर लिया तो दैट इज़ टॉक्सिलिजुमैब। अब मैं आपको बताता हूँ टॉक्सिलिजुमैब क्या है। टॉक्सिलिजुमैब बेसिकली एक बड़ी एक्सपेंसिव ड्रग है। ये आपने तब देनी है कि आप स्टीरॉइड्स उसको दे रहे हो। हमने पहले बात की थी कि एंटीकोएगुलेंट स्टीरॉइड्स और रेमडेसिविर आपने दिया और पेशेंट वर्सन करता जा रहा है, उसकी रेस्पिरेटरी नीड्स
बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक इंडिकेशन इसकी ये बनती है कि आपने पहले ये दिया था ना स्टेरॉइड्स रेमडेसिविर और जो आपने वो दिया था एंटीकोगुलेंट्स। दूसरी शर्त इसकी ये बनती है कि अगर साइटोकाइन स्टॉर्म है तो ये इसकी इंडी जो कि मैंने अभी क्राइटेरिया आपको बताया, उस केस में आपने टोक्सिलिजुमैब देनी है आफ्टर रूलिंग आउट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। जब आपको इनमें से कोई भी इंडिकेशन बन रही है कि स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं, या साइटोकाइन स्टॉर्म है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा है, तो सबसे पहले आप कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को रूल आउट करेंगे। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? जो टोक्सिलिजुमैब है दैट इज़ इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर। इंटरल्यूकिन 6 भी आपका एक साइटोकाइन है जो कि मेन आपको कंट्रीब्यूट करे साइटोकाइन स्टॉर्म में। तो ये साइटोकाइन को इनहिबिट करता है। अब जब इनहिबिट करता है तो आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली तो हमारा बॉडी का डिफेंस है अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। जब आपने इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट किया तो देयर इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर पेशेंट को टीबी है, शिंगल्स है, या स्वेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, तो ये आपने नहीं देना, ठीक है, क्योंकि इसने क्या करना है, इम्यूनिटी को गिराना है, तो इन्फेक्शंस ने एक्टिवेट हो जाना है। अगर साइटोकाइन स्टॉर्म है या फिर स्टीरॉइड्स और रेमडेसिविर के बावजूद इंक्रीज रेस्पिरेटरी नीड्स हैं, देन यू विल गो फॉर टोक्सिलिजुमैब। और उसमें भी अगर टीबी, शिंगल्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने नहीं देना। अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाए तो आपने नहीं देना। फिर ये क्या करता है, अगर प्लेटलेट्स आपके 50,000 से कम है तो आपने नहीं देना। और लीवर को भी ये मुतासिर करते, तो अगर बिलिरुबिन 2 से ज़्यादा है या फिर अगर AST ग्रेटर देन 5 टाइम्स है तो आपने नहीं देना। जो आप CBC और बेस लाइन्स कराते हैं उसमें आपके पास CBC और LFT अवेलेबल होता है। अगर ये शर्तें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं पूरी हो रही, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन या इंडिकेशन बन रही है और टोक्सिलिजुमैब पेशेंट अफोर्ड करता है, तो इसकी डोज होती है 4 to 8 मिलीग्राम पर kg, और 12 घंटे के बाद आप एक डोज बस और लगाते हो, ठीक है। रिपीटेड वंस आफ्टर 12 आवर्स। ये टोक्सिलिजुमैब है, ठीक है। मैं आपको ये टोक्सिलिजुमैब रिजर्व फॉर पेशेंट विद वर्सनिंग अकर्स डिस्पाइट स्टीरॉइड्स और इफ़ द पेशेंट इज़ इन साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, ठीक है, ग्रेटली इंक्रीज द राइज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शंस। तो ये टोक्सिलिजुमैब का ने बताया हुआ कि 4 to 8 मिलीग्राम पर kg इसकी डोज है। एक्टिव टीबी, जूस्टर, सेप्सिस, अगर एलर्जी है, ALT 5 टाइम्स से ज़्यादा है, बिलिरुबिन 2 से ज़्यादा है, प्लेटलेट्स काउंट 50% से कम है, 50 से कम है तो आपने नहीं देना, ठीक है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट टोक्सिलिजुमैब। अब एक अगली है आपकी जो क्यूरी बनती है वो ये कि एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी, ये एक और बात है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान में जो पेशेंट होते हैं हम उनको प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक दे रहे होते थे, लेकिन गाइडलाइंस कहती हैं कि आपने एंटीबायोटिक तब देनी है जब एविडेंस हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। तो वो कहता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एविडेंस क्या है। हमने बात की थी कि TLC रेस्ट कर रहा है, स्टीरॉइड्स भी TLC रेस करते हैं, अभी स्टीरॉइड स्टार्टिंग या TLC ज़्यादा है, या फिर अगर प्रोकैल्सिटोनिन जो हमने कहा था मार्कर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का वो ज़्यादा है, तो फिर आपने एंटीबायोटिक देनी है। फिर बाकी मॉनिटरिंग, वाइटल और बायोकेमिकल मॉनिटरिंग, मैंने आपको बताया था कि डेली वाइटल्स करने लैब्स जाएंगी और कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपने स्क्रीन करते जाना है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समराइज़ कर देता हूँ कि ऑक्सीजन सैचुरेशन पे और जो है एक्सरे पे हमने उसको सेग्रीगेट किया था कि हमने माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर में, मॉडरेट को हमने वार्ड में एडमिट किया, स्वेयर को HDU में और क्रिटिकल को ICU में। जो माइल्ड था उसको हमने आइसोलेट करके बस जनरल मेजर्स और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दे दी, कोई रोल नहीं स्टीरॉइड्स का, कोई रोल नहीं एंटीबायोटिक्स का, कोई रोल नहीं एंटीकोएगुलेंट्स। जो मॉडरेट, स्वेयर वगैरह थे उसमें आपने ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पूरी की, प्रोनिंग करवाई, और साथ वर्कअप मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बेसलाइंस भिजवाए। अगर क्रिटिकल केस था तो ABGs, रेस्पिरेटरी कल्चर्स और लैक्टेट भी कराया। तो सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दी, साथ आपने एंटीकोएगुलेंट्स ऐड किए, स्टीरॉइड्स ऐड किए, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। रेमडेसिविर दी। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था या फिर साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा था तो आपने टोक्सिलिजुमैब दिया। एंटीबायोटिक सिर्फ आपने तभी देनी है जब इंडिकेशन हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, इसका मतलब कि या तो TLC रेस कर रहा है या फिर कैल्प्रोटैक्टिन पॉजिटिव है, कैल्सिटोनिन पॉजिटिव है, साथ मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। ये सारी मैनेजमेंट थी, मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अब कुछ नोवल ड्रग्स भी हैं जो कि बाद में इंट्रोड्यूस कराई गई। उससे पहले बताता हूँ कि
अक्सर आपके पास ये क्यूरी है कि कितने दिन के लिए आइसोलेट रहना है। ठीक है, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कितनी देर के लिए आइसोलेट रहना है, आइसोलेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो इसके लिए गाइडलाइंस कहते हैं कि जब पेशेंट को सिम्टम हुए थे ना, तो सिम्टम होने के 10 दिन तक आपने आइसोलेट रहना है। सिम्टम जिस दिन पहला सिम्टम था उसके लिए 10 दिन की आइसोलेशन, और जब 3 दिन हो चुके हो एंड पे कि कोई सिम्टम नहीं है तो आप आइसोलेशन से बाहर निकल आओ। अगर एसिम्टोमेटिक था, कोई भी सिम्टम नहीं आया था, तो आपने टेस्ट पॉजिटिव के बाद 10 दिन तक आपने आइसोलेट रहना है। ठीक है, अगर सिम्टम्स आए तो सिम्टम के 10 दिन तक, और अगर टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव आया तो टेस्ट के 10 दिन तक। लेकिन कुछ पॉपुलेशन हैं जिसमें आपने सिर्फ खुद ही से आइसोलेशन से बाहर नहीं आना, बल्कि एटलीस्ट 2 PCR कराने हैं। अगर वो नेगेटिव आएंगे तो वो आउट हो गए। ये वो पॉपुलेशन है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो इन्होंने फ़ौरन से बाहर नहीं आ जाना, इन्होंने पहले एटलीस्ट 2 PCR कराने हैं 1 डे अपार्ट। ये गाइडलाइंस कहते हैं, लेकिन अक्सर चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती। इन दोज हु आर सिम्टोमेटिक, तो सिम्टम बेस्ड स्ट्रेटजी एटलीस्ट 10 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स एंड एटलीस्ट 3 days आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, के सिम्टम्स कम से कम 3 दिन खत्म भी हो चुके हों। और जो एसिम्टोमेटिक है उसमें 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द टेस्ट। अ टेस्ट टू डॉक्यूमेंट क्योर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और बाकी मैंने बताया कि कौन से इनको 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव PCR चाहिए 1 डे अपार्ट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ या फिर हेल्थ केयर जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। तीसरी शर्त है कि जो लोग मदरसा जेल्स में क्लोज कंपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। नोवल ड्रग्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि नई ड्रग्स कौन सी लेटेस्ट आई हैं मार्केट में और उनके लिए क्या है गाइडलाइन। नेशनली जो हमारे पास 2 नई ड्रग्स हैं, जेनस काइनेज इनहिबिटर हैं, बेरिसिटिनेब और टोफेसिटिनेब। बेसिकली ये जो दोनों ड्रग्स हैं, बेरिसिटिनेब और टोफेसिटिनेब, ये जेनस काइनेज इनहिबिटर्स हैं। ये भी बेसिकली वही काम करते हैं जो हमारे पास टोक्सिलिजुमैब का था, कि ये अगर पेशेंट को साइटोकाइन स्टॉर्म है या फिर अगर इंक्रीज रेस्पिरेटरी नीड्स हैं डिस्पाइट स्टीरॉइड्स पे, अगर पेशेंट स्टीरॉइड्स पे है और रेमडेसिविर पे है लेकिन अभी भी इंक्रीज रेस्पिरेटरी नीड, तो ये 2 ड्रग्स भी अप्रूव्ड हैं जो कि इंटरनेशनली यूज़ की जा सकती हैं, बेरिसिटिनेब और टोफेसिटिनेब। दूसरी बात ये कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और प्लाज्मा, पहले एक टाइम आया था कि जो पेशेंट रिकवर्ड थे उनका प्लाज्मा निकाल के इन्फेक्टेड को दिया जा रहा था, तो गाइडलाइंस ने इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं बताया। इस तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी बहुत महंगी होती है, इसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है कि एंटीबॉडीज़ जो कि वायरस के अगेंस्ट बनाई जाएँ, तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये 2 नोवल ड्रग्स हैं, जेनस काइनेज इनहिबिटर, बेरिसिटिनेब और टोफेसिटिनेब, ये अप्रूव्ड हैं और वही काम है इनका जो टोक्सिलिजुमैब का था। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस का। तो बेसिकली जो मोस्टली हमारे पास लिटरेचर में है वो ज़्यादा आपको फाइज़र और मोडर्ना वैक्सीन का बताता है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डोजिंग इनकी क्या है, यूजुअली 2 डोजेज़ लगती हैं 1 month अपार्ट। ठीक है, 1 महीने के बाद दूसरी एक डोज लगी, फिर 1 महीने के बाद दूसरी डोज लगी। ठीक है, फिर उसके बाद बूस्टर डोज। आप सिर्फ 2 डोजेज़ पे किस्सा नहीं ख़त्म हो जाता। गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर तो नॉर्मल इम्यूनो कॉम्पिटेंट बनता है, यंग है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, तो आपने 5 महीने के बाद एक बूस्टर लगवा लेना है, फुल स्टॉप। अगर तो यंग है और इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, यंग और इम्यूनो कॉम्पिटेंट, तो आपने 5 months के बाद एक बूस्टर लगवाना है। अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर आपने 3 months के बाद ही बूस्टर लगवा लेना है, और 2 बूस्टर लगेंगे इस पेशेंट को, लाइक 3 months के बाद और फिर 3 months के बाद। अगर बूढ़ा बंदा है, ओल्ड एज है, उसके लिए भी 2 बूस्टर्स रिकमेंडेड हैं। ठीक है, फाइज़र है, मोडर्ना है, 2 डोजेज़ 3 to 4 weeks अपार्ट। 5 months बाद बूस्टर डोज लगानी है अगर पेशेंट का नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है। अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर 3 months बाद लगेंगे और इनको 2 बूस्टर लगेंगे, और अगर ग्रेटर देन 50 years है तब भी 2 बूस्टर लगेंगे। दूसरी बात है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स और फीडिंग मदर्स को दे सकते हैं वैक्सीन, यस दे सकते हैं। चौथी क्वेरी ये है कि कितनी देर तक वैक्सीन की इम्यूनिटी रहती है, तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 to 5 months तक के बाद इम्यूनिटी वेन ऑफ करना शुरू कर देती है। हाँ, अगर आप नेचुरली भी रिकवर्ड हो
और वैक्सीन भी लगवा लिए, फिर लंबा ड्यूरेशन होती है इम्यूनिटी की, ठीक है। तो वैक्सीन से रिलेटेड कुछ बातें थी। फाइज़र मॉडर्ना है, 2 डोजेज़ लगती हैं 3 to 4 वीक्स अपार्ट। बूस्टर डोज आप यूजली लगाते हो 5 मंथ्स बाद। अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो 3 मंथ्स बाद, और इसको 2 बूस्टर लगेंगे। ओल्ड एज को भी 2 बूस्टर लगेंगे। प्रेगनेंसी और फीडिंग मदर्स ले सकती हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी इज़ 4 मंथ्स आफ्टर बूस्टर डोज। और वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी हो तो इम्यूनिटी फिर आपकी 6 से 8 महीने परसिस्ट रहती है। दिस इज़ ऑल अबाउट कोविड इन्फेक्शन।